Welcome to this concept explainer brought to you by CBSE Score Lab of profsam.com, that is profsam.com. आज हम यूनिट 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझने वाले। इसको इतने सिंपल तरीके से समझेंगे कि डल भी खत्म होगा और एग्जाम में फुल मार्क्स भी आएंगे। साउंड्स गुड। अच्छा, एक बात सोचो, जब हम जैसे प्लास्टिक के कोम को बालों में रब करते हैं तो उस पर चार्ज आ जाता है। हाँ बिल्कुल। तो वो चार्ज उस कोम पर कैसे होता है? किसी एक पॉइंट पर होता है या पूरी लेंथ पर फैला हुआ होता है? ऑब्वियस सी बात है, वो तो पूरे कोम पर ही फैला होता है, किसी एक पॉइंट पे तो नहीं होता। एग्जैक्टली। तो अब असली सवाल आता है, इस फैले हुए चार्ज की वजह से अगर हमें कोम से थोड़ी दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? याद करो, कूलम्स लॉ तो सिर्फ वो तो सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए था। हाँ, सिर्फ सिंगल पॉइंट्स के लिए। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हम मल्टीपल पॉइंट चार्जेस के लिए तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करते थे, जहां हम F1, F2, F3 का वेक्टर सम ले लेते थे। पर यहाँ तो कॉम पर लाखों करोड़ों पॉइंट्स है जिन पर चार्ज है, इनका सम कैसे करेंगे? करेक्ट, हम इन्फिनाइट चार्जेस का वेक्टर सम नहीं कर सकते। और यहीं पर ना एक बहुत सरप्राइजिंग फैक्ट भी है जो सुनने में फिजिक्स के रूल्स के खिलाफ लगता है। सोचो, हमारे पास एक बहुत बड़ी इन्फिनिटली लार्ज चार्ज्ड शीट है, जैसे एक बहुत बड़ी मेटल की चादर। ठीक है, इमेजिन किया। अब उस चादर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं करता। क्या? तुम चादर से 1 सेंटीमीटर दूर हो या 10 मीटर दूर, फील्ड स्ट्रेंथ एकदम सेम रहेगी। वेट, व्हाट? ये कैसे पॉसिबल है? हमने तो हमेशा पढ़ा है कि फोर्स और फील्ड डिस्टेंस के साथ कम होते हैं, जैसे ग्रेविटी होती है। ये तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को डिफाई कर रहा है। बिल्कुल, ये सुनने में काउंटर इंट्यूटिव लगता है, पर ये सच है। और इसी कैसे का जवाब हमें कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट में मिलता है। चलो इस पहेली को सुलझाते हैं। ओके, आई एम लिसनिंग। देखो, कोर आइडिया बहुत सिंपल है। जब चार्ज एक जगह टिका हुआ ना हो, बल्कि किसी लाइन पर या सरफेस पर या पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ हो, तो हम उसे डायरेक्टली हैंडल नहीं कर सकते। तो हम एक स्मार्ट तरीका अपनाते हैं। हम उस पूरे ऑब्जेक्ट को इतने छोटे छोटे इन्फिनिटेसिमल टुकड़ों में तोड़ देते हैं कि हर टुकड़ा एक पॉइंट चार्ज जैसा लगने लगे। मतलब हम एक चार्ज रॉड को बहुत सारे टाइनी पॉइंट चार्जेस का कलेक्शन मान रहे हैं, जो एक दूसरे से एकदम चिपके हुए हैं। इसको समझने के लिए ना एक बीच सैंड एनालॉजी सोचो, बेस्ट है। सोचो, अगर मैं तुम्हें मुट्ठी भर रेत दूं और कहूं कि इसमें कितने दाने हैं गिनो, तुम शायद कोशिश करके गिन भी लोगी। ये हो गया डिस्क्रीट चार्जेस, जिन्हें गिना जा सकता है। हाँ, थोड़ा मुश्किल है, पर हाँ पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं कहूं कि जुहू बीच पर कितनी रेत है, उसका वजन बताओ, क्या तब एक एक दाना गिनना पॉसिबल है? नहीं, वो तो इम्पॉसिबल है, पूरी जिंदगी लग जाएगी। एग्जैक्टली। तब हम क्या करते हैं? हम डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। हम बीच के एक छोटे से हिस्से, मान लो 1 स्क्वायर मीटर की रेत का वजन निकाल लेते हैं और फिर उस डेंसिटी को पूरे बीच के एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही अप्रोच हम यहाँ चार्ज के लिए यूज करते हैं। अच्छा, यहाँ रेत के दाने चार्ज हैं और हम चार्ज डेंसिटी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब इमेजिन करो कि ये स्फीयर असल में लाखों छोटे छोटे ग्लोइंग क्यूब से मिलकर बनी है। जैसे लेगो ब्लॉक्स होते हैं ना, हम पहले एक छोटे से क्यूब का ग्लो यानी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, फिर हम कैलकुलस नाम के मैजिक टूल का इस्तेमाल करके इन सारे लाखों क्यूब्स के ग्लो को एक साथ जोड़ देते हैं टू गेट द टोटल इफेक्ट। ये विजुअलाइजेशन काफी हेल्पफुल है। मतलब हम एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे सॉल्वेबल पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं। एग्जैक्टली। चलो अब देखते हैं कि एनसीईआरटी की लैंग्वेज में इसे फॉर्मली कैसे लिखा जाता है। चार्ज डेंसिटी के बारे में एनसीईआरटी में जो लिखा है उसे एक बार पढ़ो। The linear charge density lambda, the surface charge density sigma and the volume charge density rho. इसमें ये 3 ग्रीक लेटर्स हैं, लैम्डा, सिग्मा और रो। इनका सिंपल मतलब क्या है और ये डेंसिटी के अलग अलग टाइप्स क्यों हैं? बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ मैथ नहीं है, ये फिजिक्स की कहानी कहने का एक तरीका है। ये तीनों सिंबल्स बताते हैं कि चार्ज की कहानी 1D में है, 2D में है या 3D में। अच्छा। नंबर 1, लिनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा। लैम्डा एक तार की कहानी कहता है। जब चार्ज एक पतले तार, एक रिंग या किसी भी 1 डायमेंशनल लाइन पर फैला हो, तो लैम्डा बताता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसकी यूनिट होती है कूलोम्स पर मीटर, cm। ओके, तो अगर 10 मीटर के तार पर 20 कूलॉम चार्ज है तो लैम्डा होगा 20/10 यानी 2 cm। सिंपल। एग्जैक्टली। अब नंबर 2, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा। सिग्मा एक चादर की कहानी कहता है। जब चार्ज किसी पेपर शीट,
स्फीयर के सरफेस पर या किसी 2 डाइमेंशनल सरफेस पर फैला हो तो सिग्मा बताता है चार्ज पर यूनिट एरिया। इसकी यूनिट है कूलम्स पर यूनिट स्क्वायर मीटर यानी cm स्क्वायर। समझ गए, जैसे कोई चार्ज्ड मेटल प्लेट। हाँ, और आखिर में नंबर 3 वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। रो एक पूरे बादल या एक सॉलिड ऑब्जेक्ट की कहानी कहता है। जब चार्ज किसी 3D ऑब्जेक्ट के पूरे वॉल्यूम में फैला हो, जैसे कोई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तो रो बताता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसकी यूनिट है कूलम्स पर क्यूबिक मीटर cm क्यूब। ओके, 1D, 2D एंड 3D, गॉट इट। तो अब पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझो। ये एक रेसिपी की तरह है। बिल्कुल। स्टेप 1, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का शेप देखो और सही चार्ज डेंसिटी मतलब लैम्डा, सिग्मा या रो चूज करो। ओके। स्टेप 2, ऑब्जेक्ट का एक बहुत छोटा इन्फिनिटेसिमल एलिमेंट लो। अगर लाइन है तो dl लेंथ, सरफेस है तो dA एरिया और वॉल्यूम है तो dV वॉल्यूम। छोटा सा पेस। हाँ। स्टेप 3, अब पता करो कि इस छोटे से एलिमेंट में कितना चार्ज है, जिसे हम dq कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाइन के लिए dq इज इक्वल टू लैम्डा dl। राइट, डेंसिटी इनटू लेंथ। करेक्ट। स्टेप 4, अब इस dq को एक पॉइंट चार्ज मान लो और उसकी वजह से लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड यानी dE का फॉर्मूला लिखो यूजिंग कूलम्स लॉ। और स्टेप 5, फाइनली पूरे ऑब्जेक्ट का टोटल फील्ड निकालने के लिए इन सारे छोटे छोटे डी को इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन का मतलब ही है कंटिन्यूअस समेशन। तो बेसिकली छोटे से पीस का फील्ड निकालो और फिर सबको जोड़ दो। Perfect. Hope everything is clear so far. This concept explainer is from profsam.com, that is profsam.com. अब उस वायर वाले एग्जाम्पल पर वापस आते हैं। जब हम इस प्रोसेस को एक इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर के लिए यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r का फॉर्मूला आता है E इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। नोटिस करो यहाँ फील्ड 1r के प्रोपोर्शनल है, 1r स्क्वायर के नहीं जैसा पॉइंट चार्ज में होता था। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। ऐसा क्यों होता है? फील्ड 1r स्क्वायर के हिसाब से क्यों नहीं घट रहा? बेहतरीन सवाल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तार इन्फिनिट है। जब तुम तार से दूर जाती हो तो तुम्हारे सामने वाला हिस्सा तो दूर हो जाता है, जिससे फील्ड कम होना चाहिए, राइट? राइट। लेकिन क्योंकि तार अनंत है, तुम्हें ऊपर और नीचे से तार के नए हिस्से दिखने लगते हैं जो पहले नहीं दिख रहे थे। अच्छा। ये नए हिस्से भी फील्ड में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो एक तरफ डिस्टेंस बढ़ने से फील्ड घटता है और दूसरी तरफ नए कंट्रीब्यूटिंग पार्ट्स की वजह से फील्ड बढ़ता है। इन दोनों इफेक्ट्स का जो नेट रिजल्ट होता है ना, वो ये है कि फील्ड 1r के हिसाब से घटता है, 1r स्क्वायर जितनी तेजी से नहीं। वाओ, ये तो बहुत डीप एक्सप्लेनेशन है। मतलब ज्योमेट्री ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फील्ड के बिहेवियर को फंडामेंटल रूप से बदल देती है। एग्जैक्टली। तुमने कोर पॉइंट पकड़ लिया। और यही कॉन्सेप्ट गॉसेस लॉ जैसे अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए फाउंडेशन बनाता है, जो इन्हीं कैलकुलेशंस को सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स के लिए बहुत बहुत सिंपल कर देता है। वो एक तरह का शॉर्टकट है। ओके, समझ गए। चलो, यहां तक तो सब सीधा लगता है, पर असल में स्टूडेंट्स एग्जाम में कहां सबसे ज्यादा फिसलते हैं? कुछ कॉमन मिस्टेक्स या साइलेंट किलर्स की बात करते हैं जो मार्क्स कटवाते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। गलती नंबर 1, ज्यादातर स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का फील्ड हमेशा एक पॉइंट चार्ज से वीकर होगा, क्योंकि चार्ज तो पूरे स्फीयर पर फैला हुआ है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। सुनने में काफी लॉजिकल लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। लगता है कि फैला हुआ चार्ज कम इफेक्टिव होगा। लेकिन ये गलत है और इसका सच हैरान करने वाला है। करेक्ट आइडिया ये है कि स्फीयर के बाहर किसी भी पॉइंट के लिए फील्ड एग्जैक्टली वैसा ही होता है जैसे स्फीयर का सारा चार्ज उसके सेंटर पर कॉन्सेंट्रेट कर दिया गया हो। एक मिनट। इसे शेल थ्योरम कहते हैं और ये बहुत पावरफुल रिजल्ट है। मतलब अगर मेरे पास 1 मीटर रेडियस की एक बड़ी चार्ज्ड फुटबॉल है और दूसरी तरफ उसी टोटल चार्ज की एक छोटी सी मार्बल है, तो फुटबॉल के सरफेस के बाहर से देखने पर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई फर्क ही पता नहीं चलेगा। इट विल बिहेव जस्ट लाइक द मार्बल। प्रिसाइजली। स्फीयर के बाहर से नेचर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि चार्ज फैला है या सेंटर पर है। हाँ, स्फीयर के इनसाइड फील्ड का बिहेवियर अलग होता है, पर आउटसाइड इट बिहेव्स जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज। ये फिजिक्स का एक बहुत एलिगेंट शॉर्टकट है। ये तो सच में अमेजिंग है। मतलब बहुत सारी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से हम बच गए। बिल्कुल। अब गलती नंबर 2, स्टूडेंट्स अज्यूम कर लेते हैं कि चार्ज डेंसिटी हमेशा यूनिफॉर्म
यानी कांस्टेंट होती है, मतलब हर जगह बराबर फैली होती है। हम ज्यादातर प्रॉब्लम्स में तो यही अज्यूम करते हैं ना, राइट? हाँ, हम कैलकुलेशंस को सिंपल रखने के लिए यूनिफॉर्म डेंसिटी अज्यूम करते हैं, पर Correct. क्लियर आइडिया ये है कि रियल लाइफ कंडक्टर्स में चार्ज डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है और होती भी है। चार्ज को शार्प पॉइंट्स यानी नुकीले कोनों पर जमा होना पसंद है। लाइटनिंग रॉड इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। शार्प पॉइंट्स पर ही क्यों? इसका कोई रीजन है? इसका गहरा ताल्लुक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और सरफेस के कर्वेचर से है। इसे ऐसे समझो, चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो वो एक दूसरे से जितना हो सके दूर जाना चाहते हैं। एक फ्लैट सरफेस पर वो फैल जाते हैं, लेकिन एक नुकीले कोने पर वो बहुत आसानी से एस्केप कर सकते हैं। इसलिए वहां चार्ज की डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। इमेजिन करो, एक क्राउडेड रूम में लोग दरवाजे के पास जमा हो जाते हैं बाहर निकलने के लिए। शार्प पॉइंट्स चार्ज के लिए दरवाजे जैसे हैं। Okay, so I should always check if the distribution is stated to be uniform. Real life में ये non-uniform हो सकती है, especially near sharp edges. परफेक्ट। अब इस पूरे टॉपिक को हमेशा के लिए याद रखने के लिए कुछ मेमोरी एंकर्स। एक सिंपल निमोनिक है IDR। IDR, इसका क्या मतलब है? I फॉर इंटीग्रेट। याद रखो कि यहां डिस्क्रीट समेशन नहीं, कंटिन्यूअस समेशन यानी इंटीग्रेशन करना है। Right. डेंसिटी लैम्डा, सिग्मा या रो को डिफाइन करना है। ये तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है। Okay, I for integrate, D for density. और R फॉर रिजल्ट। इन स्टेप्स को फॉलो करके तुम्हें फाइनल रिजल्ट यानी फील्ड या फोर्स मिलेगा। IDR, ठीक है। और एक फ्रेज याद रखो, चार्ज फैला है, डेंसिटी डिफाइन करो, इंटीग्रेट करो, फील्ड पाओ। ये कैची है। चार्ज फैला है, डेंसिटी डिफाइन करो, इंटीग्रेट करो, फील्ड पाओ। एक फिजिकल जेस्चर भी है जो तुम्हें कॉन्सेप्ट विजुअली याद दिलाएगा। अपने हाथ को पूरा फैलाओ, एज इफ चार्जेस स्प्रेड आउट ऑन योर पाम। ये है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, हाथ फैलाया। फिर अपनी उंगलियों को एक पॉइंट पर ले आओ, जैसे मुट्ठी बना रहे हो। ये एक्शन रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रेशन को, जहां तुम सारे फैले हुए इफेक्ट्स को एक सिंगल रिजल्ट में कंबाइन कर रही हो। अच्छा, तो मैं अपना हाथ फैलाऊं, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, और फिर सारी उंगलियों को एक पॉइंट पे फोकस कर लूं, ये हो गया इंटीग्रेशन। ये मुझे याद रहेगा। बहुत बढ़िया। तो आज के डिस्कशन को 3 की पॉइंट्स में समराइज करते हैं। ओके। नंबर 1, रियल ऑब्जेक्ट्स में चार्ज अक्सर डिस्क्रीट पॉइंट्स पर नहीं बल्कि कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इस डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम चार्ज डेंसिटीज का इस्तेमाल करते हैं। 1D के लिए लिनियर लैम्डा, 2D के लिए सरफेस सिग्मा और 3D के लिए वॉल्यूम रो। पॉइंट 1 डन। नंबर 2, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का स्टैंडर्ड तरीका है ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटीजमल पॉइंट चार्जेस यानी DQ में ब्रेक करो और फिर कैलकुलस यानी इंटीग्रेशन का यूज करके उन सब के इफेक्ट्स को जोड़ दो। ब्रेक एंड इंटीग्रेट, गॉट इट। और नंबर 3, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की ज्योमेट्री फील्ड के नेचर को डिसाइड करती है। एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के आउटसाइड का फील्ड एक पॉइंट चार्ज जैसा ही होता है, जबकि एक इनफाइनाइट वायर का फील्ड 1/r के साथ डिके होता है, 1/r² के साथ नहीं। परफेक्ट समरी। और अब एक आखिरी सवाल सोचने के लिए। हमने कहा कि एक इनफाइनाइट चार्ज शीट का फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। क्या रियल लाइफ में कोई इनफाइनाइट शीट हो सकती है? अगर नहीं, तो हम ये कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ते हैं? और एक बड़ी फाइनाइट शीट का फील्ड उसके सेंटर के पास कैसा बिहेव करेगा? इस पर सोचना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 12th CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए profsam.com पर जरूर विजिट करें। That is PROFSAM, right? Yes, PROFSAM.com।